बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी। इसका मैं आज आपके साथ पेज नंबर 32 और 33 शेयर करूंगी। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 32 पे आ जाइए तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। Selective breeding is where people try to improve particular varieties of plants and animal in order to benefit mankind. Selective breeding क्या होती है कि हमारे हम ना क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्लांट और एनिमल को की ब्रीड लेते हैं, एक स्पेसिफिक अच्छी यूँ कहते हैं अच्छी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या एक अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए वो एक अच्छे एनिमल को चूज करना, ताकि उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ऑब्वियसली जो जब पेरेंट्स ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो उनके ऑफस्प्रिंग भी अच्छे होंगे। ठीक है, हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ठीक है, तो वो उसको कह देते हैं हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम दे दिया है। ऑल इट इन्वॉल्व इन selecting the best plant or animal for the existing stock and breeding for them। यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग वही बात क्या है कि हमने अच्छे प्लांट, जो बेस्ट प्लांट है, ये एनिमल है, उसको हम लोगों ने क्रॉस ब्रीड कराना है। द आइडिया इज दैट द ऑफस्प्रिंग विल आल्सो हैव द क्यूट कैरेक्टरिस्टिक। और ये आइडिया इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ताकि जो ऑफस्प्रिंग है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके अंदर भी वैसी ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ठीक है, द प्रोसेस इज दैट रिपीटेड ब्रीडिंग ओनली फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग दैट हैव बीन द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर ये प्रोसेस इस तरह से रिपीट करते जाते हैं कि फिर उनके ऑफस्प्रिंग में भी जो आगे अच्छे होते हैं, वो अच्छे एनिमल्स होते हैं, उनके गुड क्वालिटीज होती हैं, यानी कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से एनहेंस करके आई हुई होती है, हम उनको यूज करते हैं फॉर द फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। This eventually produce new varieties that have characteristics that benefit human in some way। इस तरह से करके ये ह्यूमन को benefits देते हैं, they are beneficial for the human being। Domestic cattle, sheep and goats for example are selectively bred to produce more milk and better quality meat। अब अगर हम लोग देखें तो कैटल है, ये शीप है, ये गोट है, इनको इसके अंदर हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दूध आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल्क की प्रोडक्शन हो सके एनिमल के अंदर, और उसकी मीट अच्छा हो सके। ठीक है, चिकन आर ब्रीडेड टू प्रोड्यूस मोर एग एंड और अगेन बेटर मीट। ठीक है, और जो हम लोग मुर्गियाँ वगैरह देख लें तो हम लोग इनको इनके अंदर सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या करते हैं, ताकि क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा अंडे मिल सकें, क्योंकि कुछ कुछ नस्ल ऐसी होती है जिसके जो हमारे पास ज़्यादा अंडे देती है। ठीक है, अच्छा, डिजीजेज और frost resistant crop can be developed including potato plant that are less likely to catch the fungus disease called blight। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग प्लांट के अंदर देख लें तो प्लांट के अंदर हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस वजह से करवाते हैं ताकि इसकी ये लोग डिजीज प्लांट जो है वो अपने डिजीज कम उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट हो, मतलब कोई भी बीमारी है उसको बर्दाश्त कर सके। जब फंगस है तो अगर पोटैटो के अंदर देख लें तो पोटैटो के ऊपर फंगस लगता है ज़्यादा। अगर हम पोटैटो की अच्छी नस्ल को बात करें तो उसके ऊपर फंगस नहीं लगता। ठीक है, और ये जो पोटैटो की फंगस लगने वाली भी बीमारी है, इसको हम लोग ब्लाइट की बीमारी कहते हैं, ब्लाइट। ठीक है, सिमिलरली व्हीट हैज बीन डेवलप्ड टू कूप विद विंटर फ्रोस्ट। इसी तरह से जो गंदम है उसको वो अच्छी क्वालिटी होगी, वो जो सर्दियों के अंदर हमारे पास ओस पड़ी भी होती है, वो उसको बर्दाश्त कर लेगी। इवन pedigree dogs have been selected breed for fashion to exaggerate certain kind of behavior or to improve their इंटेलिजेंस। इसी तरह से अगर हम लोग डॉग्स की बात कर लें तो हम लोग बेटर वैरायटी ऑफ डॉग्स क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर हमारे पास उसकी करेक्टरिस्टिक्स को इन्हेंस हो जाए, उसकी वो हमारे पास ज़्यादा अपीयरेंस के लिहाज से देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हमें देख सके। वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टडी हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और ऑस्ट्रियन मोंक नेम ग्रीगर मेंडल। और जो सबसे पहला इंसान था जिसने ये जो ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाने का जो अमल है, इसको डिस्कस किया था, इसको स्टडी किया था, इसको डिस्कवर किया था, वो उस शख्स का नाम था ग्रीगर मेंडल। वर्क इन द मॉनेस्ट्री गार्डन, मेंडल कैरी आउट लॉट्स ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग पी प्लांट। और मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? इसने अब एक मटर के दाने के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अंदर देखा था कि वो किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर मटर के दाने की कैरेक्टरिस्टिक्स जा रही थी। ही शोड हाउ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट ऑफ द पी प्लांट एंड शेप ऑफ द पी सीड आर पास फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू ऑफस्प्रिंग। उसने ये ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से ना हाइट जो है वो एक पी प्लांट के दूसरे पी प्लांट पेरेंट प्लांट से पी ऑफस्प्रिंग प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो रही है। उसको सीड कलर कैसे हो रहा है, सीड शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को उस टाइम दे रहे थे। मैंने पब्लिश हिज रिजल्ट इन 1865 बट नो वन कुड एक्सप्लेन द रिजल्ट फुली।
he it was not until powerful microscope had been developed and chromosome had been discovered then Mendel work could be explained। और जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था उस टाइम मेंडल के काम को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, ये हमारे पास तब तक मेंडल का वर्क एक्सप्लेन नहीं हो सका था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं हो सका था जब तक हमारे पास एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। पावरफुल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमारे पास ये फिर आगे प्रोसेस मतलब मेंडल की चीज़ों को आगे फर्दर डिफाइन किया गया। डिस्कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की ऊपर बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी एनेबल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू डेवलप वाज मेड इन 1953। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं अपने डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर हम लोग बात करें तो बेसिकली डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा डीएनए के ये भी हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट ही होता है। ये हमारे पास डेवलप कब हुआ था? डीएनए के स्ट्रक्चर 1953 के अंदर द ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक एंड द अमेरिकन जेम्स वॉटसन टुगेदर वर्क आउट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब इन दोनों ने दो साइंटिस्ट, एक फ्रांसिस क्रिक था और दूसरा कौन सा था? अमेरिकन जेम्स था। इन दोनों ने मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था और उसको स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। They use information from X-ray photograph of DNA crystal taken by scientists Marcus Wilkins and Rosalind Franklin to work out the shape of DNA। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सर्टन एक्सरे फोटोग्राफ्स ली थी इसके डीएनए के स्ट्रक्चर के, ताकि उसके स्ट्रक्चर को करेक्टली बता सकें कि बेसिकली है इसकी शेप किस तरह की है या इसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। दे कम टू द कंक्लूजन दैट द डीएनए मॉलिक्यूल इज शेप लाइक अ ट्विस्टेड लेडर। यूं आपस में जिस तरह से हमारे पास ये लूप फॉर्म में यूं ट्विस्ट होकर हमारे पास बना हुआ है, वो इस बात के ऊपर आखिर में पहुंचे थे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जिनसे आपके सामने दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डबल हेलिक्स। और इस तरह के ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। द rungs of the ladder are made of pair of 4 chemical building block called base। उसके अंदर हमारे पास 4 केमिकल्स मौजूद होते हैं, उन केमिकल्स को हम लोग बेस कहते हैं। द 4 बेस आर, और जो 4 बेस है इनका नाम क्या है? एडेनिन, गवानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। Like the letter of the alphabet, the 4 bases are arranged in thousands of different ways to make up the instruction of a gene। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास मतलब ये जो बेसिस हैं ये मुख्तलिफ तरह से अरेंज हुई हुई होती हैं। कभी ये एडेनिन गवानिन के साथ आ जाता है, गवानिन थायमिन के साथ आ जाता है, इस तरह से करके ये अटैच होकर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। The genetic instruction therefore are the chemical code based on the arrangement of the 4 chemical block or base in डीएनए। और इस तरह से करके ये हमारे पास ये केमिकल कोड क्या होता है? केमिकल कोड अकॉर्डिंग टू द बेस, जिस तरह से बेस अरेंज हुई भी होती है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास कोड आ जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए एंड जीन के ऊपर। डीएनए एंड जीन जो है उसके अंदर देख रहे हैं, एज वी नो ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल। अब हम लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं। ईच सेल कंटेन इनहेरिटेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ अ जीन। और हर सेल जो है उसके अंदर एक हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी जीन मौजूद है हर सेल के अंदर। इस सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज द सेट अप टू 25,000 सेपरेट जीन। और हर सेल के अंदर 25,000 अलग अलग जीन्स मौजूद होती हैं। जीन आर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और ये जीन कहाँ पे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। They are arranged on long thin thread like structure called chromosome, rather like bead on a नेकलेस। और ये इस तरह से अरेंज होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के भी अंदर क्रोमोसोम मौजूद होगा, उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट होगी। और जीन किस तरह से, जिस तरह से हमारे पास कोई भी नेकलेस है उसके अंदर जिस तरह से मोती डले हुए होते हैं, इसी तरह से ये जीन लगे हुए होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। Chromosomes come in pair, each of which carries gene of the same characteristic। और क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास पेयर फॉर्म में। और ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो एक जो पेयर क्रोमोसोम का है उसके अंदर जो जीन मौजूद होंगे उस सारी जीन की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जीन आर द इंस्ट्रक्शन दैट गिव organism their particular characteristics, for example your gene code of for your hair color and eye color। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें कि जीन क्या है, जीन ही हमारे पास बेसिकली ये वो चीज़ है, ये क्या करता है कि ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारे अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पेरेंट्स के हेयर कलर ब्लैक था, आगे वो मेरे अंदर आया, ठीक है, तो वो जो जीन था वो हेयर कलर का जो जीन था वो कंट्रोल कर रहा था इस कलर को। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। अ जीन इज मेड अप ऑफ अ लेंथ ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट हैज अ कोड मैसेज इन द केमिकल इंस्ट्रक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जीन जो है इसके अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद होता है। डीएनए वर्क बाय टेलिंग अ सेल हाउ टू मेक द प्रोटीन
दैट कीप द सेल अलाइव एंड ग्रोइंग। अब डीएनए क्या बताता है कि इस सेल को साथ साथ ये भी बता रहा होता है कि इसको कितना अमाउंट में प्रोटीन चाहिए ताकि ये एक सेल सर्वाइव कर सके। एवरी सेल इन योर बॉडी कंटेन एटलीस्ट 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, और हर सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर वो 10,000 उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं। द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड राइबोसोम। और प्रोटीन जो होते हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है जिनको हम लोग राइबोसोम्स का नाम दे दिया, उनसे बने हुए होते हैं, विच आर इनसाइड द सेल ऑफ द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि हमारे पास सेल के ऊपर न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स हमारे सेल के न्यूक्लियस के बाहर यानी आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर क्या होंगे, हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। द डीएनए इटसेल्फ नेवर लीव द न्यूक्लियस। डीएनए खुद कभी भी न्यूक्लियस को ऐसे एस्केप आउट नहीं हो सकता। इंस्टेड स्मॉल सेक्शन ऑफ इट आर कॉपीड ऑनटू अनदर सेल कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। दे कैरी द इंस्ट्रक्शन मेकिंग अ पार्टिकुलर प्रोटीन टू द राइबोसोम। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो आरएनए होता है ना, मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन को राइबोसोम की ये मतलब ये इंस्ट्रक्शन मैसेजेस ट्रांसफर कर रहा होता है। ऑल्दो द केमिकल बेस ऑफ डीएनए आर द सेम फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक वेरीज। दिस वेरिएशन इज व्हाट डिटरमाइंस एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल मेकअप एंड फीचर। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेशक वो जो डीएनए की जो बेसिस थी वो एडेनिन, गवानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चारों हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन इनकी अरेंजमेंट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।